हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आफ्टर सीइंग रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या होता है। हाँ, रेस्पिरेशन तो आप लोगों को पता पड़ गया ना कि भैया बाहर से सारी चीजें लेना, उसके बाद बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सब काम रेस्पिरेशन के अंदर होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता पड़ गया ना आपको। ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्रीदिंग है ना, सिंपल ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है, भाई ऑक्सीजन का लेना, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना, ये सब काम किसके अंदर आएगा, रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। अब बेटा ये बात तो हमने मान ली कि सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हमें पक्का आ गई। बस सर हमें ये बता दो कि ये इतना जो भयंकर सा, ये पिछले दो डायग्राम्स देख रहे हैं, मतलब एक पिछले में एक इसमें, तो ये भयंकर से में होता क्या है ये बताएंगे। टेंशन ना लो, सांस लो बेटा, सब लोग सांस ली। अब देखो बेटा, जैसे ही आपने सांस ली, इस भाई ने, ये मैन जैसे इस भाई ने सांस ली, ये नेजल पैसेज होता है, ये वाला जो पैसेज दिख रहा है आपको, हाँ नेजल देखो, अंदर बाल भी दिखेंगे थोड़े थोड़े, उस बाल का काम है, ऐसे नहीं हो जाते हो। हाँ तो बेटा नेजल पैसेज में से सांस जाएगी और इधर जाएगा। अब देखो बेटा, उस बाल का क्या काम है, जो आपके थिन डेलिकेट हेयर्स होते हैं ना बेटा, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्मूथ म्यूकस वगैरह होता है, ये सब क्या करते हैं, जो बाहर के पार्टिकल्स है ना, जो डस्ट पार्टिकल्स उनको ट्रैप कर लेते हैं, जाने नहीं देते आसानी से। मोरोवर जो हमारे अंदर हवा जाती है ना, वो थोड़ी सी गर्म भी होती है, जो बाहर आती है, कभी देखा होगा, देखो नॉर्मल गर्म आती है थोड़ी सी, है ना। उसके रीजन आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। खैर हम लोग पढ़ते हैं। सांस ली, ये पहुंच गई यहाँ पर। अब देखो ट्रैकिया के थ्रू ये दिख रहा है हमें कि लंग्स में जाएगी, पर ट्रैकिया में आपको एक चीज दिख रहे होंगे, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहे हैं, हाँ सर दिख तो रहे हैं। फेरिंग्स और लैरिंग्स का अपना काम है बेटा, ये भी पैसेज जगह मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, वो कवर अप पर जब हम खाना खाते हैं ना, ये सब आपको बता रखा है ना। साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड क्या होता है, वो सिरिंग्स होता है ना। हमारे पास फेरिंग्स लैरिंग्स होते हैं, उनके पास सिरिंग्स होता है बर्ड्स में। खैर इससे थोड़ी सी हाई लेवल की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होता है कि जैसे आप सांस लेते हो ना यार, तो प्रॉपर जाए, ऐसा तो नहीं है ना कि देखो जैसे सांस लेंगे तो कोई चीज दब जाएगी, है ना। तो क्या होता है, ये कोलैप्स होने के चांस होते हैं कि भैया अब हमने सांस लिया और इसने पिचका दिया, जब छोड़ रहे हैं तो फूल लिया, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, कोलैप्सिंग ना हो, तो प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग। तो बेटा ये जो हमारे पास ट्रेकिया जिससे जाएगा, ये कोलैप्स वगैरह ना हो, तो इसके मदद कौन करता है इस चीज से, कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मदद करते हैं। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के रखते हैं जिससे कि आराम से हमारे पास हवा अंदर जाती है। अच्छा अब ये हवा जो अंदर जाती है ना, ब्रोंकाई की मदद से दिख रहा है, ये ब्रोंकाई, ये और ये वाला पार्ट, ये इसमें इस वाले लंग्स से चला जाएगा और ये इस वाले लंग्स से चला जाएगा। दूसरी चीज बेटा, लंग्स ना बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेटेड है, और जब पैदा होते हैं ना बचपन में तो एक पिंक कलर के होते हैं, है ना। और दूसरी बात, ये वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं इनसाइड द रिब केज। ये देखो ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं, ये आपको ये, हाँ ये वाले जो पोर्शन है, ये देखो ये जिसपे मैं अभी डॉट लगा रहा हूँ, जो पहले से लगे वो नहीं, ये वाले ये रिब केज है ना। अब ये यहाँ पे भी रिब केज है, बट यहाँ पे मैंने इस रिब केज को काट दिया है, मतलब बुक में काटा था ताकि मैं आपको इसका समझा सकूं, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है ये दोनों में पहुंच गया। अब ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइड होता है, देखो पहले ब्रोंकाई के जो ट्यूब्स है ना, छोटे छोटे नेटवर्क, ये वाले जैसे, ये वाले जो नेटवर्क है, देखो बिल्कुल क्लियर देखा, घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से डायग्राम को समझना है। ये वाला जो जैसे ऐसे जा रहे हैं नीचे, ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये वाले जो ब्रांचिंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स का जो सबसे एंड वाला पार्ट होगा बेटा, उसमें प्रेजेंट होगा एल्वियोलर सैक, और जो सबसे टर्मिनेशन स्टेज यानी कि जहां पे खत्म हो रहे हैं ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर सैक खत्म हो रहा है, जहां पे टर्मिनेट हो रहा है, तो ये देखो ना एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, मैं एक स्ट्रक्चर को लंबा करके दिखाऊं ऐसे, और ये इस तरीके का एक नॉब है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे टर्मिनेट हो रहा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ ये टर्मिनेट हो रहा है ना बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तक बहुत बढ़िया तरीके से हवा पहुंचती है इस पैसेज के थ्रू, और जो सबसे मेजर साइट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो कौन सा है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहां पे होती है, तो आप कहते हैं ना एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वियोलाई होती है, और एल्वियोलाई कहां पे होता है, तो आप कहते हैं सबसे एंड पार्ट जहां पे टर्मिनेटिंग इनटू अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब बेटा ये एल्वियोलाई को, इसको हमने अगर काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बड़ा सा ऐसा दिखेगा कुछ, है ना। तो इसके अंदर जब आप सांस लेते हैं तो देखो क्या हो रहा है बेटा, यू रिब्स क्या हो रही है आपकी, लिफ्ट अप हो रही है, देखो ना, ये सांस छोड़ी है तो रिब्स अप, और डायफ्रागम फ्लैटन हो गया मेरा। ये जो डायफ्रागम है, यहाँ पे एक डायफ्रागम होता है, ये फ्लैट हो जाता है, ये फ्लैटन हो जाता है, रिब्स अप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एल्वियोलाई भर जाता है।
ऑक्सीजन रिच हवा से भर जाता है, क्योंकि आप बाहर से जब ले रहे हैं तो बेटा बाहर हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पर ये बहुत कम अमाउंट में है। सर क्या बाहर हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन लगभग 71% है और ऑक्सीजन हमारे पास 28% है, लेकिन हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं 71% नाइट्रोजन होने के बाद भी क्या हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन नहीं जाती होगी? बेटा बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन सॉल्युबल ना हो पाने के कारण जैसे जाती है वैसे ही वापस भी आ जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं हो पाती, इसलिए जाती है। अच्छा, वापस ले जाती है, जैसे ही वैसे वापस आई। अब ये ऑक्सीजन आपने ले ली ना बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आने की वजह से फूल गया, एल्वियोलाई फूल गए। अब ऐसा समझो कि हर एक लंग्स के पास कम से कम 300 से 350 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, और एल्वियोलाई मेजर साइट है गैसेस एक्सचेंज करने के बेटा। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिच हो गया। अब क्या होगा कि जो ब्लड है ना, आपके जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करेंगे भाई, टिश्यू से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लेके आ रहे होंगे, ला भाई तू भी कार्बन डाइऑक्साइड ले, तू भी कार्बन डाइऑक्साइड ले, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ देंगे कहाँ पे, एल्वियोलाई के पास। अब ऑक्सीजन रिच जो ब्लड वेसल्स होंगे वो क्या करते, अब यहां से जो ऑक्सीजन आएगा उसको ब्लड वेसल्स ले लेंगे और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा देंगे, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं, तो हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना बेटा। अब क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना वो इसी पैसेज के थ्रू वापस पहुंच जाएगी, समझ में आया। तो ऑक्सीजन तो हमने ले ली, एक पार्ट में ले ली, और जब हम छोड़ रहे हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, जो हमने तो एक्सपेरिमेंट में देखा था। समझ में आती है इतनी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। तो बेटा हुआ क्या कि ये सब हो गया। अब हम लोग अभी और भी डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, लोग आराम से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी एक एक्टिविटी और आती है कि भैया एक मछली है ना, एक्वेरियम जिसके पास है, बहुत चीजें एक बार देख लेना है, वो ना मछली ऐसे करती रहती है, ओके गाल कराओगे, मैं ऐसे करती है देख लेना है। तो क्यों, और उसका जो ब्रीदिंग रेट है हमारे रेट से कितना क्या डिफरेंस है, तो आप कहना हाँ जी डिफरेंस है। क्यों है, देखो बेटा, हम प्राणी लोग जो धरती पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म धरती पे सब रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, वो क्या करती है कि आराम से सतह में से, सतह मतलब सरफेस में से ऑक्सीजन ले सकते हैं, बहुत आराम से हम लोग सरफेस से ऑक्सीजन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम लोग सरफेस से ऑक्सीजन ले लेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा आसानी से और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। लेकिन पानी में जो ऑक्सीजन है, वो डिसॉल्व फॉर्म में है। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है बेटा वो किस फॉर्म में है, डिसॉल्व फॉर्म में है। डिसॉल्व फॉर्म में है मतलब इसका मतलब ये है कि बेटा ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, आपके पास, डिसॉल्व फॉर्म में। तो सर हम क्या करें, आप कुछ नहीं करें, मछलियां करती हैं, वो क्या करती हैं कि वाटर को जैसे अंदर लेती है ना, तो उनके पास एक गिल स्लिट्स होता है, जस्ट आइस के पीछे की तरफ, तो उनके पास क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स होते हैं, और जो उनका मुंह का खुलना और गिल स्लिट्स की मूवमेंट है वो एक कोऑर्डिनेटेड रहती है, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जैसे ही वो पानी को इनटेक लेते हैं तो गिल स्लिट्स क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन में से, मतलब डिसॉल्व जो पानी है ना उसमें से ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं और बॉडी में पूरी पार्ट पहुंचा देते हैं, रेस्ट ऑफ द चीज बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो ये समझ में आ गया मछली कैसे करती है। अच्छा, ब्रीदिंग रेट की बात करें तो अपनी एक्टिविटी है उसको भी ध्यान में रख लेना, ये एक्टिविटी भी आती है, मछली को वो एक्वेरियम में देखी है ना, तो बेटा उसने पूछा है कि क्या ब्रीदिंग रेट दोनों का सेम है, तो आप कहना नहीं, ब्रीदिंग रेट दोनों में सेम नहीं है। जो मछलियां होंगी वो ज्यादा बार ओपनिंग ऑफ माउथ ज्यादा कर रही होंगी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 1 मिनट के बेटा आप जो है मुंह से सांस ले लो और अपने ऑब्जर्व करो, तो आप जो सांस लोगे ना, आ रही है ना बात बेटा। हम लोग अगर जनरल एक नॉर्मली देखेंगे तो 12 से 18 टाइम्स अपना ओपनिंग ऑफ माउथ करेंगे, लेकिन अगर वहीं पे बात मैं फिशेस की करूंगा तो फिशेस ऑन एन एवरेज 66 टाइम्स लगभग कहीं पे वेरी कर सकता है, बट आपको मिलेगा 50 से 150 टाइम तक ये वेरी कर जाता है एवरेज। आप ये मान के चलिए, बुक्स में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हर जगह अलग, बुक्स में लिखा है तो हर जगह अलग लिखा हुआ है, हर किसी फिश का अलग दे रखा है, तो 50 से 150 टाइम्स वो अपना माउथ ओपन करती हैं, और उनका माउथ की ओपनिंग होना और गिल स्लिट्स का ओपन होना कोऑर्डिनेटेड रहता है। यस इट इज कोऑर्डिनेटेड, बिकॉज एक बार पानी अंदर लेना और गिल्स, जैसे पानी अंदर ले तो गिल स्लिट्स के काम करती है बेटा, गिल स्लिट्स ये काम करती हैं कि तुरंत ही उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेती हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी आप ऑक्सीजन दे रहे हो ना, ऑक्सीजन दे रहे हो, यहां से पहुंची ऑक्सीजन, अपने ऑक्सीजन लिए फूल गए। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन आपने ले ली और पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, ऐसा नहीं होता। वो जितनी ऑक्सीजन ली वो सब ब्लड सेल्स लेके चले गए, है ना, और पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं होता।
जब भी आप ऑक्सीजन लेते हो यहाँ पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम, लंग्स कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा रिस्टोर करके रखता है। और ऐसा क्यों रखता है? ताकि उसे टाइम मिले भाई कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसका जाना और दूसरी ऑक्सीजन का आना, मतलब बाहर से ऑक्सीजन का आना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ये अगर एक साथ हो गया तो भैया कुछ हमें तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना। सपोज कहने का मतलब ये, जैसे कि बाहर से मैंने ऑक्सीजन ली, सारी की सारी मैंने ऑक्सीजन पहुंचा दी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। अब दूसरी ऑक्सीजन के लिए ऐसे समझ लो कि यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है ना, ये पूरी मैंने बॉडी में यूटिलाइज कर दिया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, यहाँ से नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन का बात होगा कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। अब यहाँ पर ना अगला अगर मैं कोई बेटा प्लेटफॉर्म नहीं बनाऊंगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे जाएगा? यहाँ पे तो नहीं जा पाएगा ना, तो एक प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए क्या रहता है, आप ऐसे समझो कि हमेशा ऑक्सीजन का थोड़ा सा अमाउंट बचा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा बचा रहता है बेटा ड्यूरिंग द इनटेक, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाहर चला गया, अब ऑक्सीजन जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर ये ऐसे पहुंच जाएगा, फिर ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। या आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इन सबका वॉल्यूम होता है, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, इंस्पायरेटरी यानी कि आपने कितना अंदर लिया उसका वॉल्यूम होता है, कितना बाहर छोड़ते हो उसका वॉल्यूम होता है, कितना बचा रहता है सबका वॉल्यूम होता है। ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। पर आप ये बिल्कुल मत सोचना कि सारी की सारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के साथ ले जाती है या एक ही साथ ये काम होता है, नहीं। लंग्स के अंदर हमेशा कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन लेफ्ट रहती है और उस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ताकि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड जाने का जो टाइम गैप है उसको हम लोग मेंटेन कर सकें। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब दूसरी चीज क्या होता है कि हमारे पास हो गया, ये चीज हमारे पास हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट्स जो हैं बेटा वो तो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू अपना काम चला लेते हैं। प्लांट्स में कोई दिक्कत है नहीं कि भैया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं, है ना, और एनवायरमेंट डायरेक्ट काउंटर में सरफेस में जो हमारे पास देखा कि इंटरमोलिकुलर स्पेसिस भी उनमें काफी अच्छा खासा होता है, तो डिफ्यूजन से दिन के टाइम में ऑक्सीजन दे दी और रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, ठीक है। लेकिन इन अ लार्ज बॉडी लाइक एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग्स क्या इससे काम चल पाएगा? और मोरओवर जिसमें कि हमारे लंग्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है बेटा, बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, देखो ना रिब्स के भी अंदर प्रोटेक्टेड है लंग्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो बेटा इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन है, जो आपका मतलब जो हमने ऑक्सीजन ली है, ये हमारी बॉडी के एक पिगमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन। इससे कंबाइन होता है और इससे कंबाइन होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के पूरे सेल्स में, पूरे टिश्यू, हर जगह इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटा ये ऑक्सीजन लेकर चला जाता है और हमारी पूरी बॉडी की नीड्स को सफिशिएंटली प्रोवाइड भी करता है और हमारी पूरी बॉडी की नीड्स को मदद करता है, यार पूरी बॉडी की नीड्स फुलफिल कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली हमारी बॉडी में नहीं आती, डिफ्यूजन के थ्रू नहीं आती, और हमारी बॉडी में यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचती है वो एक पिगमेंट से कंबाइन होने के बाद, पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन है और इसमें आयरन का पार्टिकल भी होता है, और ऐसा समझ लो कि अब करंट लगता है तो जो ब्लड में है वो इसी वजह से, क्योंकि आयरन मैग्नेटिक है ना, आयरन थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। ये सब थोड़ी हाई लेवल की बात हो जाएगी, बस आप इतना समझो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना बेटा, वो डिसॉल्व फॉर्म में निकलता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व फॉर्म बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है ना, वो सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो CO2 ऐसे निकल जाती है। बाकी और भी चीजें हैं जो हम लोग थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होती है, ऐसे ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। खैर दूसरी चीज क्या थी, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जो एल्वियोलाई है ना, अगर ये जो एल्वियोलाई है ना बेटा, अगर मैं इनको खोल दूं ना, 300 बताए थे 350 मिलियन बेटा, ये लगभग इतने बड़े हो जाएंगे कि ये 80 मीटर स्क्वायर तक फैल जाएंगे। क्या कहोगे सर 80 मीटर स्क्वायर से ज्यादा सा होता होगा, इतना अंदाजा लगा लो। ऑन एन एवरेज एक एडल्ट मैन की बॉडी 1.9 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है, और ये कितने सरफेस एरिया पे फैल रहा है? 80 मीटर स्क्वायर। ये मैन की बात कर रहा हूँ, एडल्ट मैन, और अगर एक मैं वुमेन की बात करूं, एक एडल्ट वुमेन की बात करूं नॉर्मल, तो ऑन एन एवरेज 1.6 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। तो आप लेट के देख लेना इतना। अगर मैं इसको खोल दूं, सिर्फ एल्वियोलाई खोल दूं, समझ लो कितना बड़ा एरिया हो जाएगा। तो इतना बड़ा एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द सरफेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए इतना बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि आसानी से आ जा सके। लेकिन अगर मैं बात करूं ना सिर्फ डिफ्यूजन की बात करूं, अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं कि सिर्फ डिफ्यूजन से मतलब हीमोग्लोबिन से काम ना होकर, अगर सिर्फ डिफ्यूजन से हो पाता ना
अगर सिर्फ डिफ्यूजन से काम हुआ था, ये लगा लो यहां से आपके माथे से और आपके टो तक, दिख गया? पूरा योगा करा दिया करो यार। हाँ, आपके माथे से और आपके टो तक पहुंचने में 3 साल लग जाते डिफ्यूजन से, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो देखो कितने लकी हो आप लोग कि आपको भगवान ने हीमोग्लोबिन दिया है, तब भी परेशान रहते हो यार, हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। खुश रहा करो यार, जिंदगी में सब खुश रहने तो है, बाकी तो सब काम चलता रहेगा, है ना। जितनी चीज दिया देखो ना, 2 हाथ दिए भगवान ने अच्छे सुनने के लिए, कान दिए, आंख दिए, नाक दिए, मुझे, कितने हम अच्छे हैं, कितने लकी हैं। तो किसी भी चीज को ना होने से परेशानी नहीं हो, जो चीज है उसकी खुशी मनानी चाहिए। हम लोगों को उदास नहीं रहना, पढ़ते रहना, लगते रहना, मस्ती से पढ़ाई करती रहनी है। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। आई होप आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। सांस यहाँ से लेंगे, सर यहाँ पे जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगा, ट्रैकिया पैसेज पहुंचाएगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कोलैप्सिंग से बचाएंगे। उसके बाद ये नीचे जाएगी, ब्रोंकाई इसको और नीचे लेकर जाएगा। फिर ये हमारे पास किस में जाएगा, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक से पहले भी ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो टर्मिनल होंगे वो एल्वियोलर सैक में होंगे, जो कि फाइनली ओपन होगा किसमें, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर था, टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, ये खुल जाता है, चौड़ा हो जाता है, हमारे लिप्स अप हो जाती है, डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है। जब हम छोड़ते हैं तो डाउन हो जाती है, डायफ्राम बढ़ जाता है ना। देखो ना, ये पढ़ोगे आप सब चीज, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन सब चीज पढ़ेंगे। इंस्पायरेशन मतलब अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब बाहर छोड़ना, है ना। तो इस केस में डायफ्राम क्या होता है हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ से चला गया, अब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में किसके मदद से, हीमोग्लोबिन की मदद से जाएगा और पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसी पैसेज के थ्रू वापस हमारे माउथ से निकल जाएगा। और इतना सब मैकेनिज्म हो रहा है, इससे थोड़ी सी गर्मी भी लगती है हमें, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू। रिब्स का काम मैंने आपको बता दिया, बचा के रखता है। लंग्स आपको पता ही है, डायफ्राम मैंने आपको बता दिया, फ्लैटन और वो सब होता है। ट्रैकिया का काम पता पड़ गया। माउथ कैविटी, माउथ से भी सांस ले सकते हो। फेरिंग्स और लैरिंग्स इनका इतना यूज नहीं है, बस ये मैंने आपको बता दिया ना कहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं। बस इतनी चीज है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम हो गया, ब्रोंकियोलाई हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स इसके पास आता है जहां से वो एक्सचेंज वगैरह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना और ऑक्सीजन का लेके जाना, दोनों चीज करते हैं ना, ये सब चीजें। आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू। आई होप इट वाज एंजॉय। Till then, bye bye, take care, thank you so much, देख के रहिए नेक्स्ट वीडियो।